नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है, लेकिन परिवारों पर, खासकर बच्चों पर, इसका असर बहुत गहरा है। ये है हमारे बच्चों के जीवन में धीरे धीरे फैलता डिजिटल संकट। हमारा मकसद साफ है, उन व्यस्त माता पिता, शिक्षकों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस उलझन भरी दुनिया में स्पष्टता चाहते हैं, हम ठोस जानकारी और कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम सामने रखना चाहते हैं जिन्हें बिना बोझ महसूस किए अपनाया जा सके। बिल्कुल, और जो स्रोत हमने देखे हैं वो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। एक तरह से ये चेतावनी की तरह हैं, लेकिन सिर्फ चेतावनियों को सुनना या पढ़ना काफ़ी नहीं है। हमें इन चेतावनियों के पीछे छुपे गहरे मतलब को समझना होगा और फिर उस समझ के आधार पर काम करना होगा। और ये काम सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों और असलियत पर आधारित होना चाहिए। हाँ, वास्तविक दुनिया के उदाहरण और ठोस आंकड़ों पर। हमारी कोशिश है कि वो हल्की सी चिंता जो कई माता पिता महसूस करते हैं, उसे एक ऐसी समझ में बदला जाए जिस पर वे ठोस कदम उठा सकें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक हालिया घटना इस पूरी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। सोचिए, एक सरकार एक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने का फैसला करती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि आजकल युवाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म कितने मायने रखते हैं। बिल्कुल। प्रतिक्रिया तत्काल और जबरदस्त थी। हजारों युवा सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और ये शांतिपूर्ण नहीं रहे हैं ना, स्थिति बिगड़ गई। हाँ, ये हिंसक हो गए। खबरों के मुताबिक 19 लोगों की दुखद मौत हुई, 400 से ज्यादा घायल हुए। राजनीतिक असर इतना ज्यादा था कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये वाकई चौंकाने वाला है। यहाँ रुककर ये सोचना जरूरी है कि इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हुई। ये सिर्फ एक ऐप बंद होने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। सही कहा, ये महज एक ऐप खोने का मामला नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसने एक बहुत गहरी, लगभग मूलभूत निर्भरता का उजागर किया। स्रोत बताते हैं कि उस पीढ़ी के युवाओं को लगा जैसे उनकी सामाजिक और भावनात्मक जीवन रेखा ही काट दी गई हो। सोशल मीडिया उनके लिए सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, ये उनकी पहचान, उनकी दोस्ती, उनकी दुनिया में होने के एहसास से जुड़ा हुआ था। इस हद तक जुड़ाव ये उस टेक्निक से बहुत अलग है जिसके साथ शायद हम और आप बड़े हुए हैं। पूरी तरह से अलग। और जब हम इस तरह का सामाजिक विस्फोट देखते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि कहीं छोटे पैमाने पर यही गतिशीलता हमारे घरों में तो नहीं चल रही। मतलब जैसे जब घर का वाईफाई बंद हो जाए और बच्चा एकदम से आपे से बाहर हो जाए, क्या ये उसी बड़ी तस्वीर का छोटा रूप है? ये एक संभावना है, बिल्कुल। वो तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया, वो नुकसान का एहसास, ये दिखाता है कि इन डिजिटल मंचों पर भावनात्मक निर्भरता कितनी गहरी हो सकती है। ये सिर्फ आदत नहीं, एक जरूरत सी बन जाती है। और दुखद बात ये है कि ये खतरा सिर्फ विरोध प्रदर्शनों या घर के झगड़ों तक सीमित नहीं है। ये कहीं ज्यादा शारीरिक, जानलेवा भी हो सकता है। हमें उन ऑनलाइन चुनौतियों के बारे में बात करनी होगी। हाँ, जरूर। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये दर्ज की गई त्रासदियां हैं। उदाहरण के लिए ब्लैकआउट चैलेंज, इसे कम से कम 20 बच्चों की मौत से जोड़ा गया है। कुछ तो सिर्फ 10 साल के थे। 20 बच्चे, ये कल्पना करना भी मुश्किल है? और फिर एक और वैश्विक वायरल चैलेंज था जिसने 8 और जानें लीं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में छिपी हुई घातक क्षमता कितनी वास्तविक है। और ये सिर्फ शारीरिक स्टंट वाले चैलेंज ही नहीं है ना? कुछ और भी भयावह था। आप शायद उस 50 डे गेम की बात कर रही हैं। वो वाकई बहुत खतरनाक था। इसे रूस, भारत, ब्राजील जैसे देशों में किशोरों की आत्महत्याओं से जोड़ा गया। ये दुनिया भर में फैला। भारत में भी? और क्या ये अमेरिका तक भी पहुंचा था? पहुंचा। अमेरिका में एक 20 वर्षीय भारतीय छात्र की मौत का मामला दर्ज है जो कथित तौर पर इसी गेम के अंतिम निर्देशों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनना भी भयानक है। और इन विशिष्ट घटनाओं का जिक्र करना इसलिए जरूरी है ताकि हम इनकार की स्थिति से बाहर आ सकें। इसे सिर्फ बच्चे हैं, ऐसी चीजें करते हैं, कहकर टाला नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि ये एक वास्तविक वैश्विक संकट है। डिजिटल दुनिया का प्रभाव सिर्फ ध्यान भटकने से लेकर जानलेवा होने तक हो सकता है। इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये दिल दहला देने वाली घटनाएं काफी नहीं है तो आंकड़े भी एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, हम समस्याग्रस्त डिजिटल व्यवहार में एक चिंताजनक बढ़ोतरी देख रहे हैं। समस्याग्रस्त सोशल मीडिया उपयोग को ही लें। 2018 में ये लगभग 7% युवाओं में था, जो 2022 तक बढ़कर 11% हो गया। सिर्फ 4 सालों में इतना बड़ा उछाल, ये तो धीमी गति से नहीं बढ़ रहा। नहीं, ये तेज हो रहा है। और इस पर गौर करें, 1/3 से ज्यादा युवा बताते हैं कि वे
लगभग लगातार दोस्तों के साथ ऑनलाइन संपर्क में रहते हैं। लगभग लगातार यानी वास्तविक दुनिया से कटकर। संभवतः। और गेमिंग की बात करें तो 12% युवा ऐसे पैटर्न दिखाते हैं जिन्हें समस्याग्रस्त माना जा सकता है, यानी ऐसा गेमिंग जो उनके जीवन के अन्य हिस्सों जैसे पढ़ाई या सामाजिक जीवन पर नकारात्मक असर डाल रहा हो। ठीक है, हम जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ध्यान खींचने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। ये लगातार डिजिटल खिंचाव असल में बच्चे के विकसित होते दिमाग पर रोज बरोज क्या असर डालता है, ये कैसे दिखाई देता है? यही सबसे अहम सवाल है और शोध 4 मुख्य नकारात्मक प्रभावों की ओर इशारा करता है। पहला है खंडित ध्यान, मतलब फ्रेगमेंटेड अटेंशन। खंडित ध्यान जैसे कि ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होना। बिल्कुल। लगातार ऐप्स के बीच कूदना, नोटिफिकेशंस का आना जाना, ये एक तरह का ध्यान अवशेष, अटेंशन रेजिड्यू पैदा करता है। गहरी एकाग्रता की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। उसकी जगह ले लेती है एक पुरानी व्याकुलता, क्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं। बस स्क्रॉल करते रहने या क्लिक करते रहने की एक जरूरत सी, और चीजों से सतही तौर पर जुड़ना, मतलब शैलो एंगेजमेंट। तो जब माता पिता देखते हैं कि उनका बच्चा कुछ देर शांति से बैठकर पढ़ नहीं पा रहा या होमवर्क करते हुए हर 2 मिनट में फोन उठा रहा है, तो ये सिर्फ उनकी शरारत या जिद नहीं है। ये दिमाग के स्तर पर बदलाव हो सकता है। लगातार उत्तेजना के कारण शायद दिमाग इस तरह से ढल गया है कि निरंतर ध्यान देना असहज लगता है। ये एक गंभीर संभावना है जिसे शोधकर्ता देख रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा प्रभाव है भावनात्मक अस्थिरता, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। डिजिटल दुनिया अक्सर भागने का एक रास्ता लगती है, लेकिन विडंबना यह है कि ये चिंता और मूड में उतार चढ़ाव को बढ़ा सकती है। बच्चों में आत्ममूल्य की भावना बहुत नाजुक हो जाती है, जो पूरी तरह से लाइक्स, कमेंट्स यानी बाहरी मान्यता पर निर्भर करने लगती है। और ये नाजुकपन निश्चित रूप से वास्तविक जीवन की बातचीत और रिश्तों को प्रभावित करता होगा। बिल्कुल, जो हमें तीसरे बिंदु पर लाता है, कमजोर सामाजिक कौशल, वीकेंड सोशल स्किल्स। जब ज्यादातर बातचीत स्क्रीन के जरिए होती है, तो आप वास्तविक जीवन के जरूरी कौशल का अभ्यास खो देते हैं। जैसे सहानुभूति महसूस करना, दूसरों के हाव भाव समझना। सही कहा। सहानुभूति, सहयोग करना, आमने सामने बैठकर मतभेदों को सुलझाना, ये कौशल विकसित नहीं हो पाते। नतीजा ये होता है कि वे ऑनलाइन तो जुड़े हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन असल दुनिया में ज्यादा अलग थलग हो जाते हैं। और चौथा प्रभाव वो है बुनियादी स्वास्थ्य में बाधा, बेसिक हेल्थ डिसरप्शन। स्क्रीन की नीली रोशनी नींद के पैटर्न को बिगाड़ती है। घंटों तक बैठे रहने से शारीरिक निष्क्रियता बढ़ती है, लगातार मानसिक उत्तेजना। ये सब मिलकर नींद की गुणवत्ता, शारीरिक फिटनेस और यहाँ तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर करते हैं। सार ये है कि अनियंत्रित स्क्रीन टाइम सिर्फ ध्यान ही नहीं भटकाता, बल्कि बच्चों की भावनात्मक स्थिरता, सामाजिक कौशल और यहाँ तक कि बुनियादी सेहत की नींव को भी धीरे धीरे कमजोर करता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक धीमा अदृश्य क्षरण है। और ये इतनी धीरे धीरे होता है कि माता पिता के लिए इसे नजरअंदाज करना आसान हो जाता है ना? बच्चा स्कूल से आकर फोन पर लगा है और हम सोचते हैं कि बस थोड़ी देर आराम कर रहा है। हाँ, हम तर्क देते हैं और उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो, या वे कुछ मजे के हकदार हैं। हम बहाने बनाते हैं। एक स्रोत में इस धीमी चिंता को समझाने के लिए एक दिलचस्प उपमा दी गई है। एक कील पर बैठा कुत्ता। कील पर बैठा कुत्ता, ये कैसा रूपक है? सोचिए, कुत्ता एक कील पर बैठा है। वो थोड़ा कराहता है क्योंकि कील चुभ रही है, लेकिन दर्द इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपनी जानी पहचानी आरामदायक जगह से उठ जाए। बिल्कुल। ये रूपक माता पिता की स्थिति पर सटीक बैठता है। हम जानते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है, वो हल्की सी चुभन महसूस होती है, लेकिन दर्द इतना बुरा नहीं लगता कि हम मुश्किल कदम उठाएं और कुछ बदलें। ये बात सोचने पर मजबूर करती है। तो हम इंतजार करते हैं जब तक कि दर्द बहुत बढ़ न जाए। ग्रेड्स गिरने लगते हैं, चिंता हावी हो जाती है। तब तक समस्या काफी गहरी हो चुकी होती है। और अक्सर माता पिता तब बच्चे के लिए बाहरी मदद ढूंढते हैं, बजाय ये देखने के कि घर का माहौल शायद उनकी अपनी अनदेखी या अत्यधिक अनुमति इस स्थिति में कैसे योगदान दे रही थी। स्रोत आधुनिक पेरेंटिंग के कुछ पहलुओं पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, ये विचार कि हमारी अच्छी मंशाएं, जैसे बच्चों को हर कठिनाई से बचाना, कहीं उल्टा तो नहीं पड़ रही, कहीं हम जरूरत से ज्यादा सुविधा तो नहीं दे रहे। ये तर्क दिया गया है कि हमें कठिनाइयों ने गढ़ा है, हमारी सहनशीलता बनाई है। बिल्कुल। हम शायद भूल जाते हैं कि संघर्ष करना, चुनौतियों पर विजय पाना, इच्छाओं को कुछ देर के लिए टालना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं, इन्हीं चीजों ने हमारे चरित्र का निर्माण किया, हमें मजबूत बनाया।
बच्चों के लिए सब कुछ तुरंत और आसान बनाकर हम अनजाने में उन्हें वो आंतरिक शक्ति विकसित करने का अवसर नहीं दे रहे हैं। शायद हम अनुशासन को सजा मानते हैं, जबकि वो चरित्र निर्माण मतलब अच्छे संस्कार देने का हिस्सा हो सकता है। इसे डिजिटल सुस्ती की लागत कहा गया है, जैसे सोच समझकर खरीदने के बजाय आवेग में ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना या घर पर साथ मिलकर खाना बनाने के बजाय फूड डिलीवरी ऑर्डर कर देना। और इससे पारिवारिक जुड़ाव कमजोर होता है। बच्चे धैर्य, योगदान, प्रयास के बजाय तत्काल संतुष्टि, व्याकुलता और निष्क्रिय उपभोग सीखते हैं। ठीक है, यहाँ किसी को दोषी महसूस कराने का इरादा नहीं है, मकसद है इन पैटर्न्स को पहचानना ताकि हम उन्हें बदल सकें। तो अब पूरी तरह से समाधान पर आते हैं। हम असल में कर क्या सकते हैं, संतुलन कैसे वापस लाएं? बिल्कुल, अब सकारात्मक कार्रवाई की बात करते हैं। और ये कठोर अवास्तविक नियम बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यवहारिक कदमों के बारे में है। पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है पारिवारिक डिजिटल रियलिटी चेक, फैमिली डिजिटल रियलिटी चेक। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी शुरुआत घर के बड़ों से होती है, यानी हमसे। हाँ, हमें ईमानदारी से अपनी खुद की तकनीकी आदतों को देखना होगा। खुद से पूछें, मैं असल में क्या उदाहरण पेश कर रहा हूं? मेरे अपने डिजिटल विकल्पों के अनकहे परिणाम क्या हैं? क्योंकि हम बच्चों को आत्मसंयम तब तक नहीं सिखा सकते जब तक हम खुद इसका अभ्यास शुरू न करें। ये आईना देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जरूरी है। ठीक है, तो पहला कदम है आत्मजागरूकता। दूसरा, तकनीक मुक्त एंकर पॉइंट स्थापित करें, टेक फ्री एंकर पॉइंट्स। ये दिन के ऐसे निश्चित समय या घर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां डिवाइसेस का इस्तेमाल वर्जित हो, कोई समझौता नहीं। जैसे कि रात के खाने का समय। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। स्रोत जोर देकर कहते हैं कि दिन में कम से कम एक भोजन तकनीक मुक्त होना चाहिए। रात का खाना इसके लिए आदर्श है। या शायद शाम को एक निश्चित समय के बाद कोई स्क्रीन नहीं। और अगर संभव हो तो हफ्ते में एक टेक सब्बात, चाहे कुछ घंटों के लिए या पूरे दिन के लिए। मकसद है भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच सचेत होकर जीने के कुछ पल बनाना। सिर्फ एक भोजन, ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये असल में क्या ठीक करता है? ये सीधे उन कमजोर सामाजिक कौशलों और खंडित ध्यान का मुकाबला करता है। जब स्क्रीन हट जाती है तो आप आमने सामने बातचीत करने के लिए मजबूर होते हैं। आपको सक्रिय रूप से सुनना पड़ता है, ध्यान से जुड़ना पड़ता है। बच्चे एक सुरक्षित माहौल में कम जोखिम वाले सामाजिक संपर्क, बातचीत और यहाँ तक कि असहमति व्यक्त करने का अभ्यास करते हैं। ये उस पारिवारिक संबंध को फिर से मजबूत करता है जिसे स्क्रीन लगातार बाधित करती है। हाँ, ये सबको एक साथ एक पल में लाता है। समझ गई। तीसरी रणनीति क्या है? अवलोकन और कनेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड कनेक्शन। इसका मतलब है कि माता पिता को अपने बच्चों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना होगा और साथ ही खुद आत्मनियंत्रण का मॉडल बनना होगा। हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप ध्यान से देखें कि जब आपका बच्चा डिवाइस से अलग होता है तो उसके मूड पर क्या असर पड़ता है। क्या देखना है हमें? क्या डिवाइस से अलगाव, चिंता, चिड़चिड़ापन या वो अति सतर्कता पैदा करता है जो निर्भरता से जुड़ी होती है? इसे एक लक्षण की तरह समझें जिसे आपको समझने की जरूरत है। इसे वापसी के संकेत मतलब विड्रॉल सिम्टम्स की तरह देखें। वापसी के लक्षणों पर ध्यान देना है। ठीक है, बिल्कुल। और फिर आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। वो व्यवहार खुद अपनाएं जो आप बच्चों में देखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वे फोन से दूर रहें तो आपको भी रहना होगा। स्क्रॉल करने के बजाय टहलने निकल जाएं, क्लिक करने के बजाय कोई किताब उठाएं, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय असली बातचीत करें। बच्चे शब्दों से ज्यादा हमारे कामों से सीखते हैं। जब वे हमें खुद स्क्रीन से हटकर किसी और गतिविधि में मग्न देखते हैं तो ये बिना कहे उन्हें सिखाता है कि जीवन में संतुलन संभव और जरूरी है। ये मॉडलिंग बहुत शक्तिशाली है। तो बड़ा लक्ष्य तकनीक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना नहीं है, पुराने जमाने की तरह जीने लगना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है महारत हासिल करना। बच्चों को ये सिखाना कि इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल कैसे करें बिना इनके गुलाम बने। और इसमें प्यार, स्पष्ट इरादा और कभी-कभी दयालु अनुशासन भी शामिल है। मतलब दयालुता के साथ सीमाएं तय करना। अस्वास्थ्यकर आदतों को ना कहना भी प्यार का ही एक रूप है। ये वाकई बहुत स्पष्ट और उपयोगी रहा। हमने समस्या की गंभीरता को समझा, चौंकाने वाली घटनाओं और बढ़ते आंकड़ों के जरिए, लेकिन साथ ही हमें कुछ स्पष्ट पहले कदम भी मिले हैं। हाँ, वो पारिवारिक रियलिटी चेक जो खुद से शुरू होता है, सिर्फ एक तकनीक मुक्त भोजन के लिए प्रतिबद्ध होना और ध्यान से देखना कि स्क्रीन बंद होने पर असल में होता क्या है। संदेश स्पष्ट है, सिर्फ सुने नहीं, पंक्तियों के बीच के अर्थ को समझें और सकारात्मक कार्रवाई करें। मैं इस बातचीत को समाप्त करने से पहले एक अंतिम विचार साझा करना चाहूंगी।
हमने बात की कि कैसे डिवाइस पर निर्भरता बच्चों को हर सवाल का जवाब तुरंत गूगल पर खोजने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, वे हल करने के बजाय खोजते हैं। बिल्कुल। और ये उनकी आलोचनात्मक सोच, स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान की क्षमता को बाधित करता है। तो इस हफ्ते के लिए एक चुनौती या विचार ये है, आप अपने बच्चे के सामने कौन सा ऐसा सरल, व्यवहारिक, शायद कई चरणों वाला काम रख सकते हैं, जिसके लिए उन्हें सोचने, प्रयास करने और शायद थोड़ी निराशा का भी सामना करना पड़े। उदाहरण के तौर पर? कुछ भी हो सकता है। एक जटिल पहेली जिसे हल करने में समय लगे, निर्देशों के साथ कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट बनाना, साथ मिलकर कोई मुश्किल रेसिपी पकाना, या एक साधारण सा विज्ञान प्रयोग करना। कुछ ऐसा जिसमें उन्हें तुरंत जवाब न मिले, जिसमें उन्हें चीजों को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़े, ताकि वो आत्मनिर्भरता की मांसपेशी मजबूत हो सके। ये एक बेहतरीन व्यवहारिक चुनौती है, आलोचनात्मक सोच का धीरे धीरे पुनर्निर्माण करना। बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए हमारी अगली चर्चा में हम और गहराई से जानेंगे कि ये डिजिटल वातावरण असर में विकसित होते दिमाग को कैसे रीवायर करते हैं। हम विशेष रूप से ध्यान, नींद पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, उन सरल पारिवारिक दिनचर्याओं पर जो इस अदृश्य क्षति के खिलाफ मजबूत एंकर का काम कर सकती हैं। हम अगली बार उन व्यवहारिक रास्तों का पता लगाएंगे। तब तक के लिए विदा। अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।